तो जो अभी आपने टेस्ट दिया है उसके पूरे सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहां पर नई पुस्तकों का प्रदर्शन, नई पुस्तकों का प्रदर्शन अगर आपको करना है, ठीक है, तो प्रदर्शनी उसके लिए लगाते हैं अपन। और जितनी भी नई बुक्स आई है उनको ऐसा कोशिश करते हैं कि ये जितने भी पाठक यहां पर आ रहे हैं उनको वो प्रदर्शनी दिखे। तो इस तरह का जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र है जो इससे संबंधित है? नई पुस्तकों का प्रदर्शन किस नियम के अंतर्गत आता है? किस नियम के अंतर्गत आता है बताइए भाई? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ठीक है, तो किस नियम के अंतर्गत आता है? तीसरे नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास आता है राज्य के उत्तरदायित्व की बात। राज्य के उत्तरदायित्व की बात हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था और क्लास में मैंने बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये दो वर्ड अपन यूज करते हैं। तो जो राज्य का दायित्व है वो किस सूत्र के अंतर्गत है? दूसरे सूत्र के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा सूत्र क्या है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। जैसे कि हम पुस्तकों का चयन करते हैं वो भी किसके अनुसार करते हैं? पाठकों के अनुसार करते हैं। जैसे पाठक होंगे उसके अनुसार अपन पुस्तकों का चयन करेंगे। और दूसरी बात यहां पर जो है कि राज्य के उत्तरदायित्व है, हर राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो पुस्तकें उपलब्ध करवाए। हर पाठक को जिस तरह की रिक्वायर्ड पुस्तक है, जिस तरह की पुस्तक उसको चाहिए वैसी पुस्तक उसको उपलब्ध करवाए। इसके बाद आता है हमारे पास अगला प्रश्न जो है तकनीकी विकास की बात किस नियम से संबंधित है? अगर बात करें तकनीकी विकास तो टेक्निकल, मैंने कहा था टेक्निकल वर्ड आते ही जहां कहीं पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए, सीडी रोम है, टेक्निकल है, ठीक है, वेब है, इस तरह के जितने भी शब्द है, ये पांचवा सूत्र है लाइब्रेरी इज एन ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पांचवें सूत्र को रिलेट करता है, आंसर हो जाएगा 2 यहां पर पांचवें। उसके बाद आता है पुस्तक चयन की बात किस नियम से संबंधित है? बुक सिलेक्शन की बात। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, आप चयन किसके अनुसार करते हैं? रीडर के अकॉर्डिंग, पाठक के अनुसार आप पुस्तकों का चयन करते हैं कि भाई पाठक को कैसी पुस्तकें रिक्वायर्ड है, तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ये कौन सा नियम है या कौन सा सिद्धांत है? तो नियम दूसरा है ये, ठीक है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो पुस्तक चयन जो है वो किससे संबंधित है? दूसरे नियम से संबंधित है। बुक सिलेक्शन आपको लिखवा रखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाँ जी क्या हुआ? निकालिए। बच्चे हैं भूल जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था उस समय, एक डिस्कशन हुआ था हमारा और ये क्वेश्चन पहले भी आया था। नहीं नहीं बैठ जाओ, क्या जरूरत है इसकी, बेटा बैठो। पहले भी हमने एक बार डिस्कस की थी कि भाई जो बुक सिलेक्शन का पार्ट है वो डिपेंड किस पे करता है, किसके अकॉर्डिंग आप बुक सिलेक्शन करेंगे? पाठक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे। तो बुक सिलेक्शन जो है वो किससे संबंधित है? वो पाठक से संबंधित है। तो अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है इफ कंडीशन, तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, क्योंकि पाठक के अनुसार ही पुस्तकों का क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा।
उसके बाद आता है जब दो मुख्य विषय मिलकर एक नए विषय का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बताइए। और उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाना चाहिए जो पुराने विषय है। जैसे हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जोड़कर बायोकेमिस्ट्री बनाया तो एक नया विषय बन गया। अच्छा, मिलाया किसको था, दो मुख्य विषय को मिलाया था, ठीक है। तो अगर इस तरह का बिहेवियर होता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विलयीकरण। क्या कहते हैं इसे कह देते हैं हम विलयीकरण। विलयीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूजन, ठीक है, फ्यूज टुगेदर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपन फ्यूजन, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कई मुख्य विषय आपस में मिलकर एक वृहत स्वरूप वाले विषय का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं, कई मुख्य विषय, इसका मतलब बहुत सारे मेन क्लासेस मिलकर आपस में एक वृहद स्वरूप, यानी कि फिर से एक नई मेन क्लासेस का, ए मेन क्लास ऑफ मेन क्लासेस, मैंने याद करवाया था आपको, ए मेन क्लास ऑफ मेन क्लासेस, क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन। और एग्लोमरेशन के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, संचयन, ठीक है। एक था क्लस्टर जो समूहन होता है, ठीक है। समूहन एक अलग चीज है जहां पर आप मल्टीपल सब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे, फिक्स एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और आसवन वाले में आपको पता है जहां पर आप टेक्निक्स को, जैसे मैनेजमेंट है, टेक्निक है, इस तरह का कोई वर्ड यूज करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा संचयन। और संचयन को इंग्लिश में आप क्या बोल देते हैं, एग्लोमरेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पुस्तक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। अब आपसे ये नहीं पूछा कौन सा है, आपसे ये पूछा गया पुस्तक वर्गीकरण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। अब अगर नहीं है कि इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले पुस्तकों के विस्तार पर नियंत्रण, जो पुस्तक वर्गीकरण है उससे पुस्तकों के विस्तार पर नियंत्रण होगा, ठीक है। सूची निर्माण में सहायक होगा, ठीक है। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, पहले तो उन पे टिक कर लीजिए जो आपको 100% श्योर है कि ये तो होगा ही, ठीक है। अगर सूची निर्माण में सहायक तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर आपको लिस्ट बनानी है तो क्लासिफिकेशन अगर किया हुआ है, वर्गीकरण किया हुआ है, तो इसका मतलब लिस्ट बनाना क्या है, इजी है, आसानी से आप लिस्ट बना पाएंगे अगर उनका वर्गीकरण किया हुआ है। पैसे की बचत करना, क्या वर्गीकरण का ताल्लुक पैसे से हो सकता है क्या, फिर भी चलो आगे एक बार ऑप्शन हमें जो कंफर्म है पहले उनको लिखते हैं। पुस्तकों को उचित स्थान प्रदान करना, ये बिल्कुल ठीक है, अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो पुस्तकों को उचित स्थान मिलेगा। अब बचे हुए दो ऑप्शन, पुस्तकों के विस्तार पर नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब यहां पर क्या है, नियंत्रण का मतलब है कि जितने भी पुस्तकें आपके वो अगर चारों तरफ फैली हुई है तो उसके विस्तार को नियंत्रण करना, इसका मतलब उनको एक ग्रुप में रखना, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो है ये भी रिलेटेबल ऑप्शन है। अब यहां है पैसे की बचत, भाई वर्गीकरण का पैसे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वर्गीकरण करो और ना करो इससे पैसे का कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा नहीं कि वर्गीकरण कर दोगे तो पैसा बच जाएगा और वर्गीकरण नहीं करने पर पैसा लग जाएगा। पुस्तक जितने कॉस्ट लगी है उतनी लगी है, अगर उसका वर्गीकरण करे नहीं करे इससे पैसे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा यहाँ पर 3। यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है, तो नहीं है पैसे की बचत करना, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, अंकन की आवश्यकता नहीं है। फिर से जो प्रश्न है वो काम की बात क्या है, यहां पर है नहीं पूछा है, यहां पर क्या है, नहीं है। अंकन की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक भाषा में अनुवाद के लिए, प्राकृतिक भाषा में अनुवाद के लिए, क्या अंकन से आप प्राकृतिक भाषा में अनुवाद करते हैं, कृत्रिम भाषा में अनुवाद करते हैं आप, तो यही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा गया था नहीं है और यहीं पर आंसर मिल गया। यहां प्राकृतिक भाषा में अपवाद नहीं, जो है ट्रांसलेट नहीं करते, अनुवाद नहीं करते, यहां पर हम करते हैं कृत्रिम। भाई व्यक्ति के द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें वो तो क्या होगी, कृत्रिम होगी, ठीक है। प्रलेखों को निधानी पर क्रमवत व्यवस्थित करने के लिए, बिल्कुल सही है। पुस्तक आदान प्रदान करने में सहायक, ये भी सही है। अनुक्रमणिका के निर्माण के लिए, ये भी सही है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था नहीं, नहीं कौन सा है भाई, जो फर्स्ट वाला है वो नहीं है। इसके बाद अगला देखिए,
डॉक्टर एस आर रंगनाथन को राव साहब की उपाधि जो है वो कब दी गई? तो राव साहब की उपाधि दी गई थी 1935 में। आपको बहुत अच्छे से लिखवाया गया था कि 1935 में इनको क्या उपाधि दी गई थी? राव साहब की उपाधि दी गई थी। उसके बाद 10वां प्रश्न है, प्रोलोगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के दूसरे संस्करण में, यहां पर डेडिकेटली पूछा जा रहा है कौन से संस्करण में? दूसरे संस्करण में उपसूत्रों की संख्या कितनी है? कौन से में पूछा है? दूसरे में पूछा है। यहां पर आप में से ज्यादातर बच्चे हैं उन्होंने बढ़िया से रट्टा मार रखा है, और वो किसका मार रखा है रट्टा? 43 का। ठीक है, और 43 किस में? थर्ड एडिशन में। मैं थर्ड का पूछ नहीं रहा, मैं तो किसका पूछ रहा हूं? सेकंड का पूछ रहा हूं। और सेकंड में कितना है? सेकंड में 34। जो उपसूत्रों की संख्या है सेकंड में वो कितनी है? 34। और आपको लिखवा रखा है प्रोलोगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एडिशन 2, और उसमें उपसूत्रों की संख्या देख लीजिए आप कितनी है? 25 है। फिर मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, हाँ, जिसने आसपास का सोचा है तो बिल्कुल सही है, फिर उसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही तार्किकता के साथ उसने सोचा है। ठीक है, तो 28 वाला बिल्कुल सही है आपके। फिर वैसे रियल आंसर जो है वो क्या है? 25 है। ठीक है, ये लिखने में ही मिस्टेक हुआ है, शायद 25 लिखना था और 28 ये टाइप हो गया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जिसने भी आंसर किया वो बिल्कुल सटीक है। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और यहां पर प्रश्न है पक्ष अनुक्रम। पक्ष अनुक्रम का मतलब हो गया फैसेट सीक्वेंस। इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं? इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं फैसेट सीक्वेंस। ठीक है, पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत प्रोलोगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में दिया गया था? जो सबसे लेटेस्ट था, यानी कि थर्ड एडिशन जो है उसमें फैसेट सीक्वेंस की बात हुई थी, यानी कि तीसरे में। तो ये आंसर हो जाएगा तीसरे एडिशन में। सुरेश को मजा आया आज तो? तेरे लिए तो पूरा हिंदी में बनाया, पूरा का पूरा पेपर ही एकदम है। मुझे तो इतनी डिफिकल्टी हुई है बनाने में, ऐसे शब्द ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूं मैं तो। कोलन क्लासिफिकेशन के अब तक कुल कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं जिसमें स्वयं रंगनाथन का योगदान है? ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा गया कि कोलन क्लासिफिकेशन के कितने संस्करण हो चुके हैं, ऐसा पूछा गया जिसमें स्वयं रंगनाथन का योगदान है, वो कितने संस्करण है? तो वो है 6। कौन से संस्करण में पहली बार डेल्टा का प्रयोग किया गया? मैंने आपको लिखवाया था कि जो दूसरा संस्करण है उसमें पहली बार डेल्टा का यूज किया गया था। ठीक है, दूसरे संस्करण में आपको मैंने लिखवाया है, दूसरे संस्करण में पहली बार डेल्टा का यूज किया गया था। आप देखिए दूसरा संस्करण निकालिए। यस, छठे संस्करण में इसका उपयोग कम कर दिया था। कोई बात नहीं, मिल गया? दूसरे संस्करण में लिखा हुआ है। ओके, अब इसके बाद अगला प्रश्न मैंने पूछ लिया प्रयोग कम कहां पर हुआ? उसमें तो है प्रयोग कब हुआ और कम कहां हुआ? तो कम हुआ है षष्टम। ठीक है, छठा जो एडिशन है, वापिस मैंने छठे एडिशन में वापिस ये लाइन लिखवाई है, ग्रीक शब्दों का उपयोग कम करना शुरू कर दिया गया। लिखवाया ना छठे एडिशन में? छठे एडिशन में फिर से लिखवाया गया है कि ग्रीक शब्द जो डेल्टा टाइप के वर्ड्स है उनका उपयोग कम करना शुरू कर दिया गया। परमेश्वर जी मिलियो कौन मिलियो थाने है? मिलियो कौन मिलियो? मिलगो। सीसी के पुनः मुद्रित का मतलब है रिप्रिंट संस्करण में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी थी? आपको लिखवाया गया था 450। ठीक है, लिखवाया गया था 450। यहां पर फिर से मैंने मेंशन किया है पुनः मुद्रित,
ये पेपर फटाफट करने वाला नहीं था, यह पेपर था ध्यान से समझकर करने वाला। ठीक है, आप ऐसे फटाफट सोच रहे हो कि बस सीधे सीधे आंसर है, तो सीधे सीधे आंसर तो है, लेकिन पहले क्वेश्चन ढंग से समझना होता है। प्रश्न है, ह्यूमैनिटिक्स व सोशल साइंस के सम्मिलित रूप का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आपको दो सिंबल बताए गए थे, म्यू और न्यू। ठीक है, और आपको बताया गया था ह्यूमैनिटिक्स व सोशल साइंस। जब आप दोनों को मिला लेते हैं, ह्यूमैनिटिक्स और सोशल साइंस, जब आप दोनों को मिला देते हैं, सोशल साइंस, दोनों को मिलाने पर जो सिंबल यूज किया जाएगा, अभी लास्ट में देखिए आप, लास्ट में मैंने आपको लिखा है कि दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, दोनों को बनाने पर म्यू बनेगा, और वो सिंबल मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, और वहां पर ब्रैकेट में आपको नाम लिखवाया था म्यू। ठीक है, मुख्य वर्ग सूची में, मुख्य वर्ग सूची में बी से एम, किससे भाई, बी से एम की बात कर रहे हैं। बी से एम किस विषय के बराबर होगा, बी से एम किस विषय के बराबर होगा बताइए? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक विज्ञान आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है तुलनात्मक, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है तुलनात्मक अंतरपक्ष, तुलनात्मक अंतरपक्ष के लिए रोमन छोटे अक्षर, कौन से रोमन छोटे अक्षर का प्रयोग किया गया? पहली बात तो तुलनात्मक यानी कि कंपैरिजन, तुलनात्मक का मतलब क्या है, कंपैरिजन। और अंतरपक्ष, अंतरपक्ष का मतलब फैसेट की बात चल रही है, यहां पर फैसेट के बीच में रिलेशन की बात है। तो ये सबसे पहला तो है क्लास के बीच रिलेशन, दूसरा है फैसेट के बीच रिलेशन, तीसरा है आइसोलेट के बीच रिलेशन। ठीक है, यानी कि तत्व जो है उनके बीच रिलेशन। तो मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, और इस लाइन में तीसरे अक्षर की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, और कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा एम। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए समसामयिक, समसामयिक पत्र पत्रिकाओं, समसामयिक पत्र पत्रिकाओं को दर्शाने के लिए रोमन छोटे अक्षर का प्रयोग करते हैं। समसामयिक पत्रिकाओं के लिए हम कहते हैं कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड बुक्स है, ठीक है, और इसके लिए पीरियोडिकल वर्ड यूज किया गया था, आपको लिखवाया गया था। जो पहला मंडल जोन 1 है उसमें एक वर्ड आया था पीरियोडिकल, वर्ड क्या आया था, पीरियोडिकल। और जब पीरियोडिकल आया था तब मैंने बताया भी था, पीरियोडिकल का मतलब है यहां पर जैसे क्रोनोलॉजी आती है, जैसे मूमल आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था समसामयिकी की बात कर रहे हैं अपन। तो समसामयिकी पत्र पत्रिकाओं को दर्शाने के लिए रोमन छोटे अक्षर किसका यूज करते हैं, तो एम का ही यूज करते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर एम है और ऊपर वाले का भी आंसर एम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रंगनाथन द्वारा सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, यानी कि मैं बात कर रहा हूं हेल्पफुल सीक्वेंस की, के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कुल कितने हैं, कुल तो कितने हैं भाई, कुल तो है 18, और 18 को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 8 भागों में डिवाइड किया गया। आपसे कुल नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कितने भागों में बांटा गया है। तो 8 भागों में इसे क्या किया गया है, बांटा गया है। उसके बाद है परिधि से केंद्र का संबंध, परिधि से केंद्र का संबंध, ये जितने भी परिधि से केंद्र, केंद्र से परिधि, ठीक है, तल से ऊपर, तल से नीचे, ये सारे के सारे किससे संबंधित है, स्थानीय समीपता। ठीक है, स्थानीय समीपता, स्पेशल कॉन्टिजेंट, इससे संबंधित होंगे ये। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था, वयस्क, प्रौढ़, वृद्धावस्था। ये सभी किसके चरण हैं, ये सभी के सभी विकास के चरण हैं। ठीक है, यानी कि प्रवृत्ति विकास। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति विकास के ये सारे के सारे चरण है। और ये डिटो एग्जाम्पल आपको लिखवाया गया था, जो लिखवाया गया था वही एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास जड़, तना, पत्ती, फूल व फल। ये सभी चरण किस सिद्धांत से संबंधित है, तल से ऊपर, तल से
ऊपर सिद्धांत से ये सारे के सारे क्या है, संबंधित है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास आता है साहित्यिक सीसी में एशिया को किस अंक से अंकन से दर्शाया गया है। सीसी के लिए, सीसी में एशिया के लिए कितना है, 4 है। और ये भी आपको लिखवा दिया गया था, मैंने कहा था कि आपको 3 4 ये जो है ये तो याद रखने हैं। मैंने बोला था क्लास में कि जैसे मदर कंट्री है, वर्ल्ड है, फेवर्ड कंट्री, ठीक है, एशिया है, राजस्थान है, उसके बाद राजपूताना है, ये तो आपको याद रखनी ही है। साहित्यिक मांग का अर्थ है, साहित्यिक मांग का अर्थ है पुनः वर्गीकरण करना, पुनः सूचीकरण करना, एक विषय पर प्रकाशित पुस्तकों की संख्या, एक अलमारी में उपयोगी पुस्तकों का व्यवस्थापन। एक विषय पर प्रकाशित पुस्तकों की संख्या, मैंने अर्थ लिखवाया है आपको, ठीक है। जो साहित्यिक मांग है उसका अर्थ क्या है, एक विषय पर प्रकाशित पुस्तकों की संख्या। उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिटरेरी वारंट। उसे क्या कह देते हैं, लिटरेरी वारंट कह देते हैं। भित्ति चित्र सिद्धांत का निर्माण, भित्ति चित्र सिद्धांत का निर्माण जो है वो कब किया गया, मैंने ये लिखवाया था 1962 में, भित्ति चित्र, ठीक है। अब आप निकालिए, लिखवाया नहीं लिखवाया, देखिए लिखवाया था, हमने तो सोचा नहीं था तो ये पूछेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 देखिए। विषय के ऐसे दो पक्ष, विषय के ऐसे दो पक्ष जो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हो कि अलग अलग होने पर भी उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। एकदम इजी सा क्वेश्चन था उनके लिए जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। काउ काफ, लेकिन मैंने एक ऑप्शन ये भी दे दिया, गाय बछड़ा और बछड़ा गाय। तो बहुत सारे तो ये सोच रहे थे पढ़ा हुआ तो है, लेकिन बछड़ा पहले था या गाय पहले थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, काउ काफ। जिसको याद था उसके आसानी से आंसर बन जाएगा गाय बछड़ा सिद्धांत, ठीक है। वो एक ही सही है। वर्गीकरण पद्धति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, न्यूमरेटिव और फेसेटेड। मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, न्यूमरेटेड और फेसेटेड। यूडीसी उदाहरण है, यूडीसी किसका उदाहरण है भाई, शुद्ध परिगणात्मक, लगभग परिगणात्मक, लगभग मुक्त पक्षात्मक, लगभग पक्षात्मक, लगभग पक्षात्मक। देखो परिगणात्मक में तो है ही नहीं यूडीसी, तो किस में है, सबसे पहले आता है लगभग पक्षात्मक, उसमें एक ही एग्जांपल था यूडीसी। और मैंने कहा था आपको यूडीसी, डीडीसी किस में है, एससी किस में है, सीसी का कौन सा एडिशन किस में, यही याद रखना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30। अपूपा पुस्तकालय, अपूपा पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र से संबंध रखता है, ठीक है। किससे रखता है भाई, द्वितीय से, ये भी मैंने लिखाया था। अपूपा सिद्धांत क्या है उसके साथ मैंने ये भी लिखाया था कि ये जो सेकंड नियम है उससे क्या है, संबंधित है, ठीक है। ये बात तो उस समय पूछनी थी। ठीक है, चलिए जी, ये सारी की सारी बात हो गई है कंप्लीट। और एक बहुत अच्छे से लाइन लिखी हुई है, और वो क्या है, वो आपने पढ़ ली होगी, ठीक है। चयन प्राप्त करने के लिए पढ़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई दूसरा विकल्प होगा मेरे पास और वो मैं ट्रिक यूज कर लूंगा और चयन प्राप्त कर लूंगा, तो आप देख रहे हैं कल ही 15 ऐसे लोग जिनकी आज 1.5 साल की नौकरी हो गई है, उनको धरपकड़ किया गया है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, पेपर लीक करके नौकरी लग गए। इधर उधर से पहले तो 10 लाख 20 लाख किसी को दिए पेपर के लिए, फिर लगे नौकरी, ठीक है। और नौकरी में लगने के बाद हो गई 1 साल, बढ़िया कर दी सुहामणी, ठीक है, बढ़िया गांव वालों को जिमा दिया,
कि साहब ऐसा ही बन गया बच्चा, ठीक है, और अब वही ऐसा ही जिस जेल में लोगों को डालता उसी जेल में वो खुद है, ठीक है। तो सफलता के लिए, चयन होने के लिए एकमात्र विकल्प क्या है? पढ़ना पड़ेगा, कोई जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं चलना। और आगे बात लिखी हुई, आप जितना जल्दी इसे समझ जाए उतना आपके लिए क्या है? अच्छा है। बाकी समझना जल्दी है, लेट समझना है, वो आपकी चॉइस है। अगर आप जल्दी समझ जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, इसी भर्ती में चयन हो जाएगा, और बाकी तो आप आराम से समझ सकते हो। आपके पास जिंदगी खूब पड़ी है अभी, 30, 40, 50, 60 साल तक आप जीवित रहोगे अभी, तो आराम से समझ लेना जब आपकी इच्छा हो। जल्दी समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया है। तो अब आपको अपने स्कोर तो वैसे पता चल ही गए, ठीक है। अब बताइए, किसी में कोई डाउट है, ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं है? बुक सिलेक्शन वाला प्रायोरिटी लेवल पर, बुक सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू यूजर, ठीक है। प्रायोरिटी लेवल पर किस में आएगा? सेकंड में, जब दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो। क्योंकि आप एक विचार करिए कि बुक सिलेक्शन किसके आधार पर करेंगे? तो यूजर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यूजर के अकॉर्डिंग यानी कि पाठक के अकॉर्डिंग। यूजर कौन है? पाठक। तो प्रत्येक पाठक को क्या मिले? उसकी पुस्तक मिले।